अनुच्छेद की सहायता से संसद विधि के द्वारा किसी भी राज्य का नया का प्रवेश दे सकता है या पुराने राज्य का गठन कर सकता है। तीसरा नंबर हम लोग अनुच्छेद देखें, तीसरे अनुच्छेद से किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो सकता है या नाम में परिवर्तन हो सकता है। और चौथा अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के लिए नाम में बदलने के लिए राज्यों के गठन के लिए अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं है, सामान्य बहुमत से इसे किया जा सकता है। तो हम लोग इस लाइन को देखें तो पूरा लाइन क्लियर हो गया, आपका स्पष्ट हो गया। इजिप्ट में अब मिस्र नाम नहीं रहा, मेन नाम आपको कहीं मिस्र लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इजिप्ट नहीं मिलेगा। यहाँ इंडिया भारत का दोनों नाम आपका प्रयोग होता है, उसका पुराना नाम नया नाम है। अब इसमें हम लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आप देखें भाग ये बताओ, चारों अनुच्छेद लास्ट क्लास में भारत और इंडिया दोनों का प्रयोग, संघात्मक शासन प्रणाली का प्रयोग अनुच्छेद 1 है। संसद विधि के द्वारा नए राज्य का गठन या उसका हम लोग देखें नए राज्य का या तो गठन कर सकते हैं या कोई भी प्रवेश दे सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 2 कहता है। किसी भी राज्य का सीमा में परिवर्तन, घटाना, बढ़ाना, नाम बदलना, ये अनुच्छेद 3 है। और चौथा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के लिए किसी संविधान संशोधन के 368 की आवश्यकता नहीं है, संसद सामान्य बहुमत से ऐसा कर सकता है। ये बताओ चारों अनुच्छेद एकदम क्लियर है या नहीं? ओके लिखो, एकदम क्लियर है तो चारों एकदम याद हो गया तो ओके लिखिए। घर पे बैठ के थोड़ा रिवीजन मारते रहोगे, जब मन करे 1 से 2 3 4 पत्ता रिवीजन मार लिए, एकदम क्लियर हो गया। बहुत सुंदर, देखिए मैक्सिमम बच्चे ओके लिख रहे हैं, मतलब एकदम क्लास में बढ़िया ध्यान दिए हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब इसमें एक बार फिर से देखिए रंजन जी के जो है अनुरोध पर एक बार फिर से हो जाए। अनुच्छेद 1 भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 संसद विधि के द्वारा राज्य का गठन या प्रवेश दे सकता है। अनुच्छेद 3 संसद विधि के द्वारा किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या नाम बदल सकता है। और अनुच्छेद 4 ऐसा करने के लिए उसको अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, वो संसद में सामान्य बहुमत के द्वारा ऐसा कर सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं, चारों अनुच्छेद देख लिए तो भाग 1 कंप्लीट हो गया। अब इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उसको सुने। जिस समय भारत को आजादी मिली, भारत किस रूप में राज्य थे? देखिए खूब बढ़िया से समझिए, अब मेन मजा आएगा। वो सब तो जो था बेसिक बात थी जिसको समझना सबसे जरूरी था। भारत की आजादी के समय अगर हम बात करें तो छोटे छोटे बहुत सारे 500 से अधिक राज्य थे। आप सभी लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री जो तत्कालीन थे, उन्होंने अपने पूरे प्रयास से कई छोटे राज्यों का बड़े राज्यों में विलय कराया। इस समय ना कोई केरल राज्य है, इस समय ना कोई गुजरात राज्य है, न इस समय कोई महाराष्ट्र राज्य है। इस समय बड़े बड़े आप देख रहे हो, यही मैसूर राज्य है, ये देख रहे हो, ये आपका मध्य प्रेसिडेंसी अलग से है, हैदराबाद यहाँ देख रहे हो, ये पूरा गुजरात महाराष्ट्र जो देख रहे हो, ये बम्बई प्रेसिडेंसी के नाम से जान रहा है। ये जो उत्तर प्रदेश जो तुम देख रहे हो, ये उत्तर प्रदेश जो है यूनाइटेड प्रेसिडेंसी के नाम से है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये सब बन चुका था। ये सेंट्रल इंडिया के नाम से देखो, ये है सेंट्रल प्रोविंसी के नाम से है, राजपूताना के नाम से है, अलग अलग सब आपके नाम में मिल रहा है। अब इस समय राज्य तो बन गए, 1947 में हम लोग को आजादी मिली, आजादी के बाद राज्य बन गए, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या क्या होने लगी? अब यहाँ के लोग गुजराती बोल रहे हैं, यहाँ के लोग मराठी बोल रहे हैं। अब मराठी और गुजराती में तालमेल ही नहीं है कि एक राज्य है और इस राज्य में द्विभाषी लोग हैं। काम करने में काफी दिक्कत, गुजराती ये नहीं समझते, ये मराठी नहीं समझते। आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश की जो बात है, ये लगभग वही बात यहाँ पर भी है और यहाँ भी स्थिति उसी प्रकार की है। और इसीलिए लोगों का एक डिमांड हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, ताकि एक राज्य में एक भाषा के लोग रहें और उससे उस राज्य में किसी को सहूलियत हो, दिक्कत ना हो। और भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए सबसे ज्यादा हंगामा ये जो देख रहे हो, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। मद्रास के पूरा का पूरा है, मद्रास प्रेसिडेंसी में बहुत हंगामा होना शुरू हुआ। कन्नड़, तमिल, तेलुगु बहुत ज्यादा भाषा के लोग प्रयोग कर रहे थे। ये पूरा यही मद्रास प्रेसिडेंसी है, ये बम्बई प्रेसिडेंसी है। बंगाल प्रेसिडेंसी से बंगाल से बिहार अलग 1912 में हम लोग देखे कि अंग्रेजी कर चुके थे। और यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए बहुत जब हंगामा होने लगा तो जवाहरलाल नेहरू कहे कि तो ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को उन्होंने कहा कि तब सही है, हल्का हैदराबाद का क्षेत्र लेके भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। मतलब यहाँ पर तेलुगु भाषा है तो एक राज्य में रहिए, तमिल है तो एक राज्य में रहिए, कन्नड़ है तो एक राज्य में रहिए। और ये पहली बार भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का किया गया 1 अक्टूबर 1953 को। लेकिन अब सभी जगह हंगामा हो रहा है, राज्य भी 3 प्रकार के और सब आपको बताया था, एबीसीडी में बता हुआ था 4 भाग। जवाहरलाल नेहरू एक और काम किए, क्या भाषा के आधार पर पहले तो आंध्र प्रदेश को 53 में बांट दी और फिर सोचे कि बांटना ठीक है या नहीं। तो उन्होंने 1953 में ही 3 व्यक्तियों का एक टीम बनाया और 3 सदस्यीय टीम की जिम्मेवारी दी कि आप बताइए राज्यों का गठन कैसे हो। हम लोग जो अंग्रेज बांट के गए हैं, जैसे राज्य एबीसीडी वैसे रहने दें, किस प्रकार से हम लोग राज्यों का गठन करें। और ये 3 सदस्य जो थे, इसमें आप लोग जानते हैं इसके जो अध्यक्ष थे, इन्हीं के नाम पर ये समिति है, फजल अली समिति कहते हैं इसको। इस समिति का नाम है फजल अली और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फजल अली समिति किस लिए बना? तो ये भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए फजल अली समिति का गठन किया गया। और महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखें, फजल अली समिति 1953 ईस्वी में बन गए। अब फजल अली काफी बढ़िया गहरा अध्ययन किए, उन्होंने बनाया था एबीसीडी, ये 4 आयामी राज्य को समाप्त कर दिया जाए। जो आपको याद होगा 7वें नंबर भाग में आपको याद होगा 7वें में चर्चा किए थे, जिसको 7वें संशोधन से हम लोग समाप्त नहीं किए थे। और फजल अली आयोग ने यही कहा कि हम भारत में राज्य बनाइए एबीसीडी नहीं, जो जहां ज्यादा खतरा है वहां डायरेक्ट केंद्र के नियंत्रण में कर दीजिए, एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। इसके पहले कोई केंद्र शासित प्रदेश की कोई चर्चा नहीं चली थी। यानी क्षेत्र 2 प्रकार के होंगे, डायरेक्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ये फजल अली आयोग का रिपोर्ट था और यही चीज 4 आयामी राज्य समाप्त करके इस समय डिसीजन दिया गया। फजल अली आयोग ने ही कहा कि भारत में अभी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। और इसी के दिए गए रिपोर्ट के अनुसार सरकार जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कुछ परिवर्तन नहीं किया और इसी के रिपोर्ट के अनुसार से 7वां संविधान संशोधन की बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ये पूरे कंप्लीट रूप से फजल
के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश। राज्यों के गठन के लिए किस आयोग का स्थापना किया गया? हसन अली आयोग। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आने के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हम लोग बना दिए। अब धीरे धीरे हम लोग राज्यों का विस्तार करते चले गए और 15वां राज्य के रूप में हम लोग मुख्य रूप से 15वां राज्य के रूप में जस्ट 1960 में ही हम लोग गुजरात को अलग कर दिए महाराष्ट्र से, क्योंकि आपको अभी हमने बताया था कि गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे, बम्बई प्रेसिडेंसी के नाम से जाने जा रहे थे। लेकिन एक तरफ गुजराती एक तरफ मराठी में दिक्कत हो रहे थे और 15वां राज्य कौन बना ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 15वां राज्य 1960 में गुजरात बना और आपको ध्यान रखना है इसमें मुख्य रूप से ये 15वां राज्य देखिए यहाँ पे 1960 की बात है, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग हो गए। 1956 की अगर आप मानचित्र देखना चाहते हैं तो पूरे में कई चीज 1956 में नए राज्य भी आपके उभर के सामने आए। केरल राज्य की स्थापना हुई, इस समय आपको यहाँ याद होगा मैसूर है और हल्का इसका हम लोग देखे थे बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी है, उसी से केरल बनाया गया, तमिलनाडु बनाया गया, कर्नाटक बनाया गया। आंध्र तो 56 में ही आंध्र सबसे पहले 53 में ही बना। 56 में इतने राज्य बन गए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। अभी गोवा नहीं है। गोवा में अभी हम लोग जानते हैं कि पुर्तगालियों का कब्जा है, भारत के अधिकार में गोवा नहीं आया। इस समय पुर्तगाल के कब्जा में है 1956 में भी, तो हम लोग उसकी बात भी करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि 1956 की स्थिति नए राज्य का, साथ में हम लोग देखे कि ये गुजरात और महाराष्ट्र बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग हो गए। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 60 के बाद तब हम लोग एक्शन में आए, वही जो आप पूछे गोवा की बात। और इसके लिए 1962 में गोवा, दमन द्वीप, इस सब में पुर्तगालियों को मार के भगाए। पुर्तगाली यहां पर सोचो गया है 1962, सबसे शुरू में आया, सबसे अंत में गया। और ये 1962 में हम लोग 61 में उसको भगाए, 62 में गोवा, दमन द्वीप, ये सभी को हम लोग ठीक ठाक किए। लेकिन यहाँ पे गोवा को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। गोवा बहुत छोटा था, भारत का सबसे छोटे राज्य में देखिए गिनती होती है गोवा का, और इसीलिए गोवा को आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र कब हुआ, तो 61-62 में उसको हम लोग अधिकार मिली और पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को कब दिया गया? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यानी गोवा 1987 में पूर्ण राज्य के रूप में डेवलप किया। एक बहुत अच्छा प्रश्न आपको गोवा से भी आ सकता है। धीरे धीरे हम लोग जरा ध्यान देंगे, आपको जैसे जैसे समय बीतते गया अंतिम रूप से 26वां, 27वां, 28वां, 29वां ये राज्य आपसे पूछे जाएंगे। फिर जम्मू कश्मीर को हम लोग देखें कैसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया, जिससे भारत में 28 राज्य अभी है। निर्माण जब हुआ था 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां और 29वां ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाए। सभी राज्य 26वां, 27वां, 28वां 2000 ईस्वी का ही मुख्य रूप से ये है। 29वां राज्य तेलंगाना 2014 में बना। डेट भी इसका काफी इंपॉर्टेंट है। 26वां राज्य के रूप में आप जानते हो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है। 26 दिमाग में से रखें, छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य था और 28वां राज्य के रूप में झारखंड हो गया और 27वां राज्य उसी समय उत्तराखंड हो गया। 3 राज्य की स्थापना हुई और 2014 में तेलंगाना हो गया। तो राज्यों के गठन से ज्यादातर अनुच्छेद से ज्यादा प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को 26वां राज्य के रूप में हम लोग गठन किए। 27वां राज्य का गठन कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया। और 28वां राज्य का गठन सब लोग जानते हैं 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य के रूप में झारखंड का गठन किया। और ये डेट एकदम याद चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर। और तेलंगाना हमारा 29वां राज्य के रूप में डेवलप है और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ और 2 जून 2014 को हमारे तेलंगाना राज्य की स्थापना हो गई और भारत में 29 राज्य चल रहे थे। लेकिन सभी को मालूम है कि हम लोगों ने क्या किया? 31 अक्टूबर 2019 को हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हमारा जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहेगा और इस प्रकार 29 राज्य से हम लोग 28 राज्य पर चले आए, 28 राज्य पे चले आए। और फिर 26 जनवरी के भाषण में, 26 जनवरी 2020 के भाषण में हमारे मोदी जी ने कहा कि जो केंद्र शासित प्रदेश है दमन द्वीप और दादर नगर हवेली वो दोनों एक रहेगा। और जो केंद्र शासित प्रदेश हम लोग 2 बनाए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इससे केंद्र शासित प्रदेश जो 9 हुए, इन दोनों के मिलने से एक होकर
और संविधान के भाग 2 में नागरिकता के वर्णन किए गए हैं। तो पहला तो ये टर्म सबका एकदम क्लियर हो गया। अब दूसरी बात हम लोग यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। नागरिकता ये 5 से 11 को हम अगर दो भागों में बांटें तो एक अनुच्छेद 5 से 8 तक में प्रावधान है मुख्य रूप से 26 जनवरी 1950 से पहले किनको किनको नागरिक हम बना सकते हैं, नागरिकता बनाने संबंधी प्रावधान का वर्णन 5 से 8 तक में किया गया है। जबकि अनुच्छेद 9 से 11 तक में मुख्य रूप से नागरिकता के संसद द्वारा बनाने पर खास चर्चा 10 और 11 अनुच्छेद में किए गए। तो हम लोग को मुख्य रूप से ध्यान देना है, नागरिकता 5 से 11 तक में वर्णन है। 5 से 8 तक में यह बताया गया है कौन हमारे देश के नागरिक होंगे जिस दिन संविधान लागू कर रहे हैं उस दिन तक, और 9 से 11 में दूसरे देशों से कैसे वे बन सकते हैं। 10-11 में संसद को पावर दिया गया है नागरिकता को अपने स्तर से जैसे बनाए, संशोधन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। 51% 50+1 से आपको संशोधन जो चाहो कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें दो अनुच्छेद अब मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चर्चा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 का करते हैं। सभी अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उसको आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 11 ये दो अनुच्छेद आपसे पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत के कौन कौन नागरिक हो सकते हैं जो पहले से रह रहे हैं, उसको हम अधिवास कहते हैं। यानी अनुच्छेद अधिवास द्वारा नागरिकता का चर्चा करता है। यानी अनुच्छेद 5 कहता है कि जिनका जन्म भारत में हुआ है, वास भारत में है, जिनके माता पिता में कोई एक भारत में 26 जनवरी 1950 के पहले जन्म लिया है, या गणतंत्र लागू होने से पहले उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, या सब माता भी बाहर जन्म लिए, पिता भी बाहर जन्म लिए, व्यक्ति भी बाहर जन्म लिया, लेकिन जिस दिन संविधान लागू हो रहा है उससे 5 साल पहले से अगर वो भारत में वास कर रहा है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी अनुच्छेद 5 में अधिवास द्वारा रहने द्वारा नागरिकता का चर्चा किया गया है। यानी इसमें जन्म के आधार पर, माता पिता में किन्हीं एक का जन्म के आधार पर, या गणतंत्र लागू होने के 5 साल पूर्व रहने पर भी जन्म बाहर है तब भी वो नागरिक हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आएगा कि नागरिकता है क्या। तो आपको हमने समझाया कि नागरिकता का कोई भी डिफिनेशन हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को कोई देश वहां का राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, एक नागरिकों का अधिकार अगर प्रदान करता है तो इस प्रक्रिया को ही नागरिकता कहते हैं। भारत के आप नागरिक हो तो आपको भारत में जन्म मात्र से, नागरिक मात्र से ही कई चीज फैसिलिटी है। आप भारत के राष्ट्रपति तक बन सकते हो, भारत में जमीन खरीद सकते हो, जमीन लेते समय आधार कार्ड या वोटर कार्ड चाहिए जिससे प्रमाणित हो कि आप भारतीय हो। भारतीय नहीं हो तो भारत में तुम जमीन नहीं ले सकते, रह नहीं सकते। तुम्हें भारत में जो नागरिकों को अधिकार मिला हुआ है वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारा भारतीय होने का प्रमाण पत्र नहीं होता है। और इसीलिए अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 एक गणतंत्र होने के पहले किनको किनको नागरिक बनाया जाए इसकी चर्चा करता है। तो 5 में तो आप लोग सुन लिए कि अधिवास द्वारा मतलब जन्म भारत में है, अगर उसका जन्म बाहर है तो माता पिता में किसी एक का जन्म भारत में, और या सब बाहर है तब भी गणतंत्र लागू होने के 5 साल पहले से अगर भारत रह रहा है तो उसे भारतीय की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 6 कहता है जो व्यक्ति पाकिस्तान से माइग्रेट किए हैं, हमारे कई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए और कई सिख समुदाय वगैरह के लोग पाकिस्तान से भारत आए, आप गदर सिनेमा वगैरह में सीन देखे हो। तो जो पाकिस्तान से भारत माइग्रेट किए उन सभी के प्रवचन के आधार पर कौन कौन माइग्रेट किए, कौन कौन प्रवचन किए, ये पाकिस्तान से प्रवचन वाले लोगों की नागरिकता की चर्चा हमारे अनुच्छेद 6 में है। दूसरा देश नहीं, सिर्फ पाकिस्तान, उस समय बांग्लादेश भी साथ था, वहां से कोई माइग्रेट किए हैं तो उनको कैसे नागरिकता मिलेगा इसकी चर्चा मुख्य रूप से अनुच्छेद 6 में किया गया। अनुच्छेद 7 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति हो सकता है 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, लेकिन अब उसे पाकिस्तान अच्छा नहीं लग रहा है और हमारा गणतंत्र होने के पहले फिर से भारत आ गया है, तो उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके लिए वो केंद्र सरकार के पास अपने से वहां पंजीकरण कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और पंजीकरण के उपरांत इनको भी नागरिकता दी जाएगी। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे हमारा अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है पाकिस्तान छोड़कर कोई दूसरे देश के नागरिक अगर भारत के नागरिक बनना चाह रहे हैं तो वो कैसे बन सकते हैं, इसकी चर्चा हमारे अनुच्छेद 8 में। यानी आपने देख लिया कि हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अनुच्छेद 5 कहता है अधिवास द्वारा नागरिकता, 6 कहता है पाकिस्तान से जो माइग्रेट किया उनको कैसे देंगे, 7 कहता है पाकिस्तान गया लेकिन फिर चला आया गणतंत्र होने से पहले उसको पंजीकरण के द्वारा कैसे नागरिकता प्रदान करेंगे, और 8 कहता है दूसरे देश के व्यक्ति अगर भारत आए हैं तो वो लोग भारत में अगर रह रहे हैं तो नागरिकता कैसे प्रदान करेंगे। ये नागरिकता प्रदान करना 5 से 8 ये सभी एक ही चीज का वर्णन है, हमारा गणतंत्र होने के पहले तक कैसे नागरिकता मिलेगा। और 9, 10, 11 में विशेष प्रबंधन है। हमारा अनुच्छेद 9 भी कभी कभी पूछा है, 5, 9, 11 पूछ सकता है। 9 सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई भी भारत का नागरिकता ग्रहण किए हुए है और वह दूसरे देश का अगर नागरिकता ग्रहण करेगा
में एक बार हटा भी दे तो हमें लगता है सबको याद हो गया होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये अनुच्छेद मुख्य रूप से हमारे भाग 2 में है जो नागरिकता को यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। इसमें 5 से 8 तक केवल यही बताते हैं कि भारत के गणतंत्र होने के पहले तक किसे नागरिक माना जाएगा। 9 में समाप्ति की बात है और 10, 11 में संसद को पावर दिया गया है कि वो नागरिकता को सामान्य बहुमत के आधार पर अपना अधिनियम ला सकता है। तो आप तेजी में जरा देख लीजिए, दूसरा देश ग्रहण किए तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। इन 9 में है, 9 माने नो, नो दूसरा देश ज्वाइन बने इंडिया में हो गए। 10 और 11 ये दोनों में ही है, 10 में भी वही है। 10 में कहता है कि जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए सब प्रबंधन संसद करेगा और 11 नंबर में कहता है कि संसद नागरिकता को सामान्य बहुमत के आधार पर बिना संविधान संशोधन किए वो डिफाइन कर सकता है। तो आप 9, 10, 11 बिल्कुल बढ़िया से आप समझ गए। 5, 6, 7, 8 तो एकदम आसान है। जो पहले से रह रहा है अधिवास के द्वारा नागरिकता को 5 कहता है। पाकिस्तान से जो भारत आएगा प्रवचन से इनको 6 में कहता है। 7 कहता है जो पाकिस्तान जाके भारत आया है उसकी नागरिकता की चर्चा है। 8 दूसरे देश से जो भारत आ रहा है उसकी नागरिकता की चर्चा। एक बार एकदम कॉपी पे लिखोगे तो तुमको खुद लगेगा कि सब एकदम याद हो गया। अधिवास द्वारा नागरिकता 5, पाकिस्तान से भारत आएगा तो 6, अगर हम पाकिस्तान गए और आए तो ये 7, 8 नंबर का मतलब हो गया दूसरे देश से भारत आ रहे हैं तो 8। ये 5 से 8 नागरिकता किसे मिले इस पर चर्चा है। 9 है दूसरे देश का नागरिकता लोगे अपना देश में स्वतः समाप्त हो जाएगा। 10, 11 में संसद को पावर है जिससे वह अपना स्पष्ट कर सकता है। 10 में है जो नागरिक है उसको संसद डिफाइन कर सकता है। 11 कहता है कि संसद सुधार कर सकता है नागरिक संबंधी अधिनियम को सामान्य बहुमत से। दोनों में संसदीय पावर को दर्शाता है 10 और 11। तो अब हम समझते हैं 5 से 11 अनुच्छेद आपका बिल्कुल स्पष्ट हो गया। केवल आपको 5, 11 और 9 ध्यान रखना है। 9 मैंने दूसरा देश ज्वाइन किया तो इंडिया में नो, 5 मतलब अधिवास द्वारा नागरिकता, 11 मतलब संसद को पावर है। आपको क्वेश्चन दे देगा नागरिकता संबंधी अधिनियम लाए जा सकते हैं और उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा कई चीज देगा, सिर्फ ध्यान रखना संसद द्वारा। विशिष्ट बहुमत से कि सामान्य बहुमत से तो आपको ध्यान रखना है सामान्य बहुमत से। सामान्य बहुमत का मतलब हमने बताया है 50% प्लस 1। अब यहाँ पे 2-3 बात स्पष्ट कर दे। कोई भी व्यक्ति भारत से नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है इस पे चर्चा अनुच्छेद में देखिए। नागरिकता ग्रहण करने के लिए आपको कुछ विधियां हैं जिससे ग्रहण कर सकते हैं। पहला नंबर, जन्म के द्वारा आपको नागरिकता भारत प्रदान करता है। आपका जन्म भारत में है, माता पिता से संबंधित है, आपको कई तरह का सिस्टम है तो उससे नागरिकता मिलता है। दूसरा, अगर जन्म नहीं भी है तो वंश से भी मिलता है। अगर आपके वंशज यहाँ पे है हमारी संविधान लागू होने से पहले, आप बाहर है तो उसको भी नागरिकता प्रदान हो सकता है। तीसरा नंबर कहता है कि अगर आप भारत में 7 वर्ष से रह रहे हैं और तब आप रजिस्ट्रेशन कराएं, पंजीकरण कराएं तो आप पंजीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। चौथा कहता है कि अगर किसी क्षेत्र को भारत सरकार भारत में समाविष्ट करती है तो उस पूरे क्षेत्र के नागरिक भारत के नागरिक माने जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है भारत और भारत रह रहा है तो 11 वर्ष तक अगर भारत रहेगा तब वो भारत का नागरिक माना जाएगा। 11 साल अगर भारत रह गया तब, मतलब 11 साल हो गया अप्लाई करिए तब हो सकते। तो नागरिकता ग्रहण करना शुरुआत में हम लोग बहुत आसान नियम बनाए, धीरे धीरे अब क्या समस्याएं आई, क्या दिक्कत आई उस चीज को डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो नागरिकता समाप्त भी हो सकता है और आप भारत की नागरिकता का त्याग भी कर सकते हैं। अब चाहते हैं नागरिकता हम त्याग कर दें तो एक तो स्वेच्छा से भी त्याग कर सकते हैं। आप लिख के देखिए हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, हम दूसरे देश में जा रहे हैं तो आप यहाँ से नागरिकता समाप्त हो गया। दूसरा, किसी दूसरे देश में अगर आप स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता रद्द होगी। ऐसे इसमें कई चीज सुधार के नियम भी आए हैं, कुछ मित्र देशों को शामिल किया गया है जिसमें दोनों कर सकते हैं। ये अनुच्छेद हम लोग का 9 कहता है लेकिन बाद में उसमें संसद ने सुधार किया। तीसरा नंबर, अगर युद्ध के समय आप अगर शत्रु देश की मदद करते हैं, ये पता चल गया कि ये शत्रु देश का मदद कर रहे थे तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप भारत के संविधान को नहीं मानते हैं तब भी भारत का नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगा। अगर आपने अवैध तरीके से नागरिकता हासिल किया है, अवैध तरीके से वोटर कार्ड बनाया है तो वो अवैध है तो नागरिकता समाप्त हो जाएगा। अवैध का मतलब वो नहीं है कि बना लिया तब हो गया, जांच में गलत है रद्द माना जाए। तो कई तरह से हो सकता है सरकार आपके कुछ ऐसे व्यवहार को देखे जिससे वो खुद आपकी नागरिकता से आपको बर्खास्त कर सकती है। तो नागरिकता ग्रहण करने के भी कई उपाय हैं, नागरिकता चाहने के त्यागने के भी कई उपाय हैं और इन सभी चीजों पर हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखे वो सीखे अनुच्छेद 11। संसद नागरिकता संबंधी बातों पर समय समय पर कानून बना सकता है, वो भी सामान्य बहुमत से। सरकार कोई भी सामान्य बहुमत से ही बनती है और इसी को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट एक अधिनियम बनाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955। बहुत इंपॉर्टेंट बात अब शुरू हो रहा है, सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ से आपको कई बातें बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होंगी। नागरिकता अधिनियम 1955 हम लोग जो बनाए, इसमें हम लोग बहुत आसान प्रावधान की। इसमें हम लोग कहे कि कोई बाहर का भी हो, आ गए हो, 11 साल रहो, हम तुमको भारतीय मान लेंगे। भारत एकदम उदार देश, पूरा द्वार खोला और इसके कारण कई लोग को बांग्लादेश में दिक्कत, भारत में एंट्री मार दिए, कई लोग को म्यांमार में दिक्कत तो नॉर्थ ईस्ट में एंट्री मार दिए, कई लोग को पाकिस्तान में दिक्कत, भारत में एंट्री मार दिए। अब यहाँ खुद ही जब ठीक से रहने का बहुत जगह ठीक ठाक नहीं है, यहाँ के जो पहले से नागरिक हैं उनको पूरी सुविधा नहीं मिल रही है, तो आप नागरिकता अधिनियम 1955 बना करके आराम से कई लोग को बुला रहे हैं तो यहाँ तो समस्याएं होगी। धीरे धीरे इसमें समस्याएं प्रारंभ हो गई। आप चूंकि बिहार में हो और बिहार बॉर्डर का देश नहीं है, नेपाल है केवल, तो वहां लोग आते जाते रहते हैं इसलिए आप इसको नहीं झेल पा रहे। जो बॉर्डर टचिंग कंट्री है, जो बॉर्डर से टच करने वाला राज्य है, उन राज्यों में ये सबसे ज्यादा दुख दिया नागरिकता अधिनियम 1955। तो फिर हम लोग शुरुआत का लूज बनाए, धीरे धीरे इसको टाइट किए, 1986 नागरिकता अधिनियम बनाए और टाइट कर दिए कि इधर असम, नागालैंड, मेघालय, हम लोग टाइट किए कि इस साइड में कोई बाहर नहीं आ सकता है। फिर भी असम वगैरह में कई लोग भर गए। धीरे धीरे अधिनियम जब सरकार रहे अपने अनुसार से उनको जो आवश्यकता रहे वो अमेंडमेंट करते रहे, चूंकि सामान्य बहुमत नहीं, कई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 1992 में भी हुआ, 2005 में हुआ, 2014 में भी हुआ, मोदी जी आप ही किए और 2019 में मोदी जी एकदम विस्फोट कर दी। और क्वेश्चन आपको अभी 19 से ही पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो सबसे पहले नागरिकता अधिनियम का प्रावधान कब आया, तो 1955 संसद द्वारा आया और फिर मोदी जी के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया और इसी पे अभी हम आपकी चर्चा करेंगे। अब 2019 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको समझिए।
और तो 86 के बाद ही जब नियम बनाया, चाहे वो 92 का हो, 2015 का हो, बॉर्डर हम लोग टाइट कर दिए, रोहिंग्या को भी आने नहीं दी कि कोई नहीं एंट्री मारो। लेकिन कहावत है जौ के साथ खून पिसाता है, तो कोई हमारे देश के भी है, वो भी चाह रहे हैं यहाँ आना, तो हम लोग आने नहीं दे रहे हैं। और मोदी जी एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट करेंगे और ये चीज पर लगातार विवाद हुआ, कोरोना के कारण कुछ जगह विवाद अभी थमा हुआ है, और नहीं तो सब लोग नाम दो चीज का सुनते होंगे, एक एनआरसी, लगातार सभी जगह बैठक होते रहे, विरोध होते रहे, और दूसरा नंबर कैब। एनआरसी और कैब का जगह जगह विरोध हो रहा है। अब क्या विरोध है, क्या उसमें करना है, इस चीज को हम अभी आपको समझाने जा रहे हैं। मोदी जी अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया। नागरिकता संशोधन बिल कह सकते हैं उसको, बिल का ही नाम अधिक विधेयक है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम या विधेयक 2019, इसी का नाम है सिटीजनशिप। संशोधन को अमेंडमेंट कहते हैं और विधेयक को बिल कहते हैं, इसी को कैब कहते हैं। कई बार परीक्षा में शॉर्टकट भी पूछ सकता है कैब, तो कैब का मतलब तुम सीधा सीधा समझोगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट में सुधार होता है, और मोदी जी ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया, और इसमें उन्होंने चूंकि सामान्य बहुमत से पारित होना था, कोई सरकार 50% +1 से बनती है, तो इसमें उन्होंने जो प्रावधान लाया पहले उसको सुन लीजिए, फिर डिटेल चर्चा करें। सिर्फ 3 देशों का इन्होंने नाम लिया इस कैब में। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान, दूसरा नंबर अफगानिस्तान और तीसरा नंबर बांग्लादेश, ध्यान दिया जाए, सिर्फ 3 देश की चर्चा है, कैब में चौथा कोई देश नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से यदि कोई भी हिंदू, सिख, पारसी, जैन, कोई भी ईसाई, आपको समझेगा, यहीं पर समझना है आपको, तब आपके अंदर भी सोच डेवलप कर जाएंगे। इन्होंने 6 के लिए स्पेशल नियम बनाए, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, तो ये 6 के लिए स्पेशल नियम है, इसमें कहीं से मुस्लिम लिखा हुआ नहीं। और इन्होंने एक नियम लाया कि यदि अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई या बौद्ध, मुस्लिम शब्द नहीं है, ये 6 में कोई भी व्यक्ति, मोदी जी कहे कि हमारे आने से, प्रधानमंत्री बनने से पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत में आ गया है, तो वो आ जाओ, भारत का नागरिक माना जाएगा, तुमको हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर तुम पाकिस्तान के हिंदू हो, इसके पहले इंडिया आ गए, चाहते हो यहाँ के लो सुविधा मिलेगा, अफगानिस्तान सुविधा मिलेगा, बांग्लादेश सुविधा मिलेगा, अन्य किसी देश की बात नहीं कर रहा है। अगर तुम पाकिस्तान से मुस्लिम हो, भारत आए हो, तुम भारत के नागरिक नहीं हो, इन लोगों को सुविधा है। और अगर कोई 31 दिसंबर 2014 के बाद भी आते हो, तो 11 साल रहोगे, तब भारत के नागरिक रहोगे। लेकिन अगर तुम इन 6 में कोई हो, इन 3 देशों से आते हो, तो सिर्फ 5 वर्ष में ही तुमको हम नागरिकता प्रदान कर देंगे। अगर तुम वैध ढंग से आए हो तब भी प्रदान करेंगे, अवैध ढंग से आए हो तब भी प्रदान करेंगे। अवैध का मतलब वीजा पासपोर्ट ठीक नहीं है, या तुम आए वीजा पर समय से ज्यादा दिन रहते चले गए हो, 5 साल भी रह लोगे, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई पर, तो तुमको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब ये नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक जब संसद में लाया गया, तो मोदी जी का बहुमत था ही, उन्होंने अपना सभी एमपी से मिलकर के बहुमत द्वारा इसको पारित कर दी, कैब पारित हो गया। इसी पर जगह जगह हल्ला हंगामा शुरू हो गया, प्रश्न उठने लगे कि जब सबको किए तो मुस्लिम क्यों नहीं, मुस्लिम क्यों नहीं, मुस्लिम को भी शामिल करिए। सरकार के अपने तर्क थे, सरकार का कहना था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का डाटा देखिए, आजादी के समय यहाँ कितने परसेंट हिंदू थे, कितने परसेंट सिख थे, कितने पारसी थे, और आज कितने बच गए हैं, उन सभी पर अत्याचार हो रहा है। इन तीनों देशों में ये सभी अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक होने के कारण इन पर अत्याचार हो रहा है, और इसीलिए वे चाहते हैं कि जहां जान बचे वहां रहे, और इसीलिए इन लोगों के लिए हमने कैपेसिटी दिया है, बहुसंख्यक को हम कैपेसिटी नहीं देंगे। बात समझिएगा, सरकार के अपने तर्क हैं, और उस तर्क को भी आप महसूस कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि 3 देश की बात मैंने किया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन देशों में ये जो लिखे हैं हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई, इनकी संख्या लगातार घट रही है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये कहां जाएंगे, इसीलिए इनको सुरक्षा देने हेतु हमने आसान नियम किया है कि आप भारत आ सकते हो, बचोगे तो। बाकी मुस्लिम वहां बहुसंख्यक है, तो इन मुस्लिमों को हम अपने देश में क्यों रखेंगे, वो तो वहां ठीक से रह गए। विरोधी का अन्य कई भी पक्ष है, विरोधी कह रहा है कि तो ठीक है, मुस्लिम को कोई तंग नहीं कर रहा है, तो इस नियम में शामिल कर दीजिए कि म्यांमार से मुस्लिम भी आएगा तो रहेंगे, क्योंकि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान है, और उन लोगों को भी दिक्कत हो रही है, बौद्ध वाले ही उनको परेशान कर रहे हैं, तो अगर आप गाड़ी खोल रहे हैं तो इसके लिए क्यों बंद है। तर्क वितर्क के बहुत सारे सिस्टम आने शुरू हो गए। इससे भी बढ़कर के एक नया चीज आ गया, वो पहले से ही चल रहा था, असम राज्य में इसके द्वारा काफी कुछ हुआ। असम और 6ठी अनुसूची में जो भी राज्य शामिल है, आप जानते हो 6ठी अनुसूची में असम है, एएमटीएम ध्यान रखोगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 6ठी अनुसूची के राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रबंधन ठीक से रहने के लिए माइग्रेशन पर कंप्लीट रोक था। फिर भी नागरिक अधिनियम 1955 से असम वगैरह में बहुत ज्यादा अवैध नागरिक आ गए, तो सरकार ने, मोदी जी ने एक डिसीजन लिया था, उनके पहले की ही बात है, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन को और बल दे दिया, एक नया कानून लाया गया कि जितने नागरिक हैं सबका रजिस्टर में नाम होना चाहिए, और इसी को कहा गया कि ये देश का रजिस्टर होगा, नेशनल रजिस्टर, ये राष्ट्र का रजिस्टर होगा फॉर सिटीजनशिप, इसको एनआरसी के नाम से जानते हैं। अब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप ये एनआरसी है, और एनआरसी एक रजिस्टर है जिसमें सभी वैध नागरिक का, देश में सभी वैध नागरिक का रिकॉर्ड रखने की बात चल रही है कि सभी वैध नागरिक का हम रिकॉर्ड रखेंगे, और इस रिकॉर्ड में अगर वैध नहीं हो तो तुम जिस देश के हो हम तुमको भगा देंगे। और इसके लिए नियम बड़ा टाइट दिया गया, सभी लोग को यह प्रमाण देना होगा, जो भी लोग के पूर्वज कम से कम 24 मार्च 1971, बांग्लादेश विभाजन से पहले 24 मार्च 1971 के पहले से अगर भारत रह रहे हैं तब वैध है, अगर इसके बाद आए हैं तो बहुत जांच होगा, अवैध नागरिक हो, फिर तुम जिस देश से आए हो हम वहीं भगा देंगे, और तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, सबसे पहले एनआरसी असम में लागू कर दिया गया।
19 लाख अवैध जब हो गए, इनके निकालने की बात होने लगी। और उसी प्रकार से इस बात को बढ़ावा दिया गया कि एनआरसी रजिस्टर पूरे देश में अब लागू होगा। एक-एक घर में पूछा जाएगा कि आपके, जबकि कोई दुःख की बात नहीं है, तुम्हारे घर में भी आएंगे तो तुम कोई एक कागज दिखा दोगे कि ये देखिए हमारे परबाबा थे, या ये देखिए बाबा थे, इनके नाम से 74 का ही रजिस्ट्री है, ये बहुत पहले 60 की रजिस्ट्री है, या कोई प्रमाणित हो जाए कि यहीं से कंटिन्यू है, तो आपको रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा। ये प्रमाणित नहीं होगा तो हुआ कि कई जम्मू कश्मीर में, कई नागालैंड में विदेशी लोग घुसपैठ किए हुए हैं, उन लोगों को रजिस्टर में नाम लिखते हुए अगर नहीं मिलता है तो हम बताएंगे, तो वैध नागरिक भारत में रहेंगे तो समस्याएं कम होगी। और सरकार इस तर्क के द्वारा एनआरसी और कैब ये दोनों को लागू ही करने जा रही थी। जगह जगह इसके विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। उसी बीच कोरोना का संक्रमण आया और विरोध प्रदर्शन कुछ कम हुए, नहीं तो लगातार कई माह तक कई जगह कैब चल रहे थे। तो अभी वर्तमान में आपको एनआरसी क्या है, कैब क्या है, नागरिकता का एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आपको आज भाग 2 हमने कंप्लीट कर दी। भाग 2 आपका खत्म हो गया, अब मेन चलेगा आपका भाग 3, वो इंपॉर्टेंट इससे भी ज्यादा है। तो अगले दिन हम लोग भाग 3 चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पॉलिटी को अच्छा समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, पॉलिटी में ज्यादा टेंशन नहीं होगा। बोलिए और कोई तरह की समस्या है तो। अब आज के क्लास में महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान का भाग 3। संविधान का भाग 3 कई मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग के लिए मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार का मतलब है इसको कोई छीन नहीं सकता, एक फंडामेंटल राइट्स है हम लोग का। और मूल अधिकार के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में हमारे भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा की गई है। यानी हम लोग को ध्यान रखना है, भाग 3 जब पढ़ेंगे तो मूल अधिकार की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसकी चर्चा की गई। अब मूल अधिकार क्या है, यहीं से आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो सभी लोग समझ गए कि भाग 3 का मतलब हो गया फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार से, और यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, एक एक करके बात समझेंगे तो आपका स्टेप क्लियर होते चला जाएगा। आप जैसे ही जन्म लेते हो और आप एक मानव हो, तो इस मानव को अपना कुछ अधिकार है, और इसको हम लोग मानवाधिकार के नाम से जानते हैं। ये मानव अधिकार के नाम से जानते हैं। मानवाधिकार को हम लोग मानव अधिकार अगर लिखें तो ये मानव अधिकार हो गया। और दूसरा हम कह रहे हैं जिसका नाम है मूल अधिकार, या इसी को हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स। दोनों में थोड़ा अंतर है। किसी भी देश के सीमा के अंदर उस देश के नागरिकों को कैसे रखना है, इसके लिए देश के संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है। तो मौलिक अधिकार किसी देश की सीमा के अंदर होता है। जबकि आप मानव हो तो ये मानव अधिकार आपके लिए पूरे विश्व के लिए है। आप मानव है तो आपका ह्यूमन राइट्स कहता है कि आप मानव के रूप में जो भी आपको अधिकार होने चाहिए ये पूरी दुनिया में है। इसका कोई बाउंड्री चौहदी ह्यूमन राइट्स का नहीं होता। लेकिन मौलिक अधिकार के लिए सीमा रेखा के अंदर है। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें वाक्य स्वतंत्रता दी जाएगी तो अमेरिका जाके कुछ बोलोगे और कहोगे भारत के संविधान में वर्णन है, हमारे मौलिक अधिकार का हम चल रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाए। तो इसीलिए हम लोग मानव अधिकार और मौलिक अधिकार का जो बेसिक अंतर था वो समझ गए। और हम लोग आज के क्लास में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने बताया कि हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद हमने बताया 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकार का चर्चा किया गया। और मूल अधिकार की जो संकल्पना है, आप सभी लोग जानते हो कि सबसे पहला देश जिसने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया और वह देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। और उसी अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार भारत के संविधान में लाया गया। लेकिन अमेरिका में जितना मौलिक अधिकार दिया गया है, हम लोग का संविधान उससे भी बढ़कर मौलिक अधिकार हम लोग को प्रदान करता है। यानी भारत का मौलिक अधिकार अन्य किसी भी देश में प्रदत्त मौलिक अधिकार जो नागरिकों के लिए है उससे अधिक है। ये हमारा भाग 3 को स्पेशली हम लोग भारतीय संविधान का, भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो भारत का मैग्ना कार्टा हम लोग भाग 3 को कहते हैं। भाग 3 ही भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है। मन में स्वाभाविक बात है आना कि व्हाट इज मैग्ना कार्टा, ये मैग्ना कार्टा क्या है, स्वाभाविक बात है आना। तो जिस समय पूरे कुलीनों का प्रभाव सबसे ज्यादा था, अमीरों का प्रभाव, जमींदारों का प्रभाव ज्यादा था, उस समय सामंतों से मजदूरों की सुरक्षा के लिए इंग्लैंड में एक कानून बनाया गया जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये इंग्लैंड में बना कानून मैग्ना कार्टा था। और वहां पे मजदूरों को सामंतों के खिलाफ बचने के लिए कुछ अधिकार दिए गए थे। और तब से जब कभी भी किसी को संरक्षण संबंधी कोई अधिकार दिए जाते हैं तो उसको मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो चूंकि हमारा भाग 3 हम लोग को कुछ अधिकार देता है, जनता को उसके कैसे उसके हितों की रक्षा की जाएगी, और जनता को उसके हितों की रक्षा के लिए जो उसको अधिकार दिए जाते हैं उसी अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार भी इंग्लैंड के उसी मैग्ना कार्टा के समान था, इसीलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको आएगा, संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है भाग 3 मैग्ना कार्टा है। मूल अधिकार किस देश से लिए गए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो मूल अधिकार है उसकी प्रकृति कैसा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्रकृति जो है निषेधात्मक है। निषेधात्मक का मतलब है निषेध करना, निषेध का मतलब रोक। बार बार लिखा हुआ है कि राज्य जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा इसके लिए नहीं करेगा, ये चीज हम लोग उपाधि का जो है उन्मूलन करेगा, हर चीज नहीं वाली बात है। इसलिए मौलिक अधिकार की प्रकृति हमारे संविधान में निषेधात्मक है। अब ये तो था एकदम बेसिक चीज। उम्मीद है बेसिक बात सबको समझ में आ गया होगा कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार को ही हम लोग भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं। मैग्ना कार्टा हमने बताया कि इंग्लैंड में मजदूरों की रक्षा के लिए जो आदेश दिए गए थे वो मैग्ना कार्टा था, और उससे तुलना किया जाता है कहीं भी अधिकार की सुरक्षा के लिए अगर कुछ बात मिलता है तो। और मूल अधिकार की प्रकृति निषेधात्मक है। और मूल अधिकार और हम लोग मानव अधिकार के अंतर भी, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग की बारी है अनुच्छेद 12 से 35 को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहले सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा अनुच्छेद 12 और दूसरा नंबर हम लोग देखें अनुच्छेद
संस्था है, मतलब राज्य, जिसको आप देश कह सकते हो, कोई भी बॉडी जो आपको प्रमोट कर रहा है, चला रहा है, वो आपका राज्य हो सकता है। क्रिकेट के लिए बीसीसीआई जो है आई, जो देख रहे हो बीसीसीआई जो है वो उसका राज्य है, उसको चला रहा है। तो अधिकार राज्य क्षेत्र के, सीमा क्षेत्र के अंदर ही प्रदान होते हैं। और इसीलिए अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य किसको कहेंगे, कौन मूल अधिकार प्रदान करेगा, इसका एक विस्तृत डिफिनेशन हमारे अनुच्छेद 12 में है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अनुच्छेद 13 है, इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 13 कहता है कि जो हमारे न्यायपालिका है, ये उसको हम पावर देते हैं कि समय समय पर कोई भी विधि नियम बनता है
शिक्षा कैसे आएगा? कैसे आएगा सर? धर लो कस के, धर लो मने धर्म, धर लो मने धर्म, धर लो मने धर्म है। तो एक उपाय बताए, संपत्ति शिक्षा कैसे आएगा? धर लो किसको? तो सबके ये एस वाला तीनों ससुराल वाला जो बात दिया है इसको धर लेना है। ई एस से है समता, ई एस से है स्वतंत्रता और ई एस से तुम समझ ही गए होगे कि यह एस है कि शोषण करना है ससुराल में कस के नोट का, इसलिए नीचे शोषण है। एक बार और बोलेंगे तो अगर हम समझते हैं कि सातों मूल अधिकार बिना देखे लिखना है, 3-4 बार जब लिख लोगे तो तुम्हारा अपना हो जाएगा। कई बच्चे पॉलिटिक खूब पढ़ता है, केवल फेयर कॉपी बना लेगा, पीडीएफ बना लेगा, याद में कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुमको एकदम याद होना चाहिए। अब एक बार और तब देखते हैं कितने बच्चे सातों अधिकार एकदम क्लियर है उसको। हम तुमको एक उपाय बताए, उपाय माने उपचार बता रहे हैं। किस चीज का उपचार बता रहे हैं? तो संपत्ति शिक्षा, तुमको उपाय बता रहे हैं संपत्ति के लिए और शिक्षा के लिए। क्या उपाय है? धरो, धरो मने धर्म, धरो किसको धरो? तो सबको, 3 गो एस है, खूब शोषण करना है, समझना सब ससुराली वाला मामला है, तो समता और तब लाई वो है स्वतंत्रता। अब बताओ जल्दी से इसको हम मिटा दें तो सातों अपने से लिख सकते हो कि नहीं? नीचे से केवल बात देना तो हो जाए। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उपचार, एक उपचार है किस लिए? किस लिए उपचार बता रहे हैं? तो कैसे पढ़ोगे, संपत्ति कैसे आएगा, इस सब का उपाय चल रहा है। तो पहले नीचे से चलना, तो उपाय कहना कि सर पहले नोट वाला उपाय बताइए, संपत्ति कैसे जुटेगा, तब हेडिंग देंगे शिक्षा कैसे मिलेगा, और तब धर लेना है धर्म का अधिकार, और तब धर लेना है एस शोषण बढ़िया से करें, और ऊपर समता का अधिकार, और तब स्वतंत्रता का अधिकार। हम समझते हैं कि सातों अधिकार आपका एकदम क्लियर हो गया। हाँ देखिए, एक बच्चे लिख रहे हैं आर्टिकल भी बता दीजिए। अरे सब मजे में सीखोगे, हमारे साथ हो तो आर्टिकल देखो, हम कितना तुमको मजेदार कर देंगे। एक उपाय बताए हैं संपत्ति के लिए और शिक्षा के लिए, ये 3 बात तुमको ध्यान में आ गया, ये तीनों बात धर लेना है, ये तीनों बात धरो। उपाय संपत्ति शिक्षा के लिए कर रहे हैं, ये तीनों बात धरो। और एक बात ध्यान रखो, शोषण करना होगा, बिना शोषण के काम नहीं चले। और बस हो गया, 1-1-1-3 और 1, बस उसके बाद कुछ नहीं है। 1-1-3-1 है, 3-1-4 है, सब खत्म हो गया। ये 14 किए तो 4 जोड़ो तो 18 हो गया, 18 के बाद 19 करो, 3 जोड़ो तो 22 हो जाएगा, 23 करोगे तो 1 जोड़ो 24 हो जाएगा। यहाँ पे 25 चलो 3 जोड़ो तो 28 हो जाएगा, 29 चलोगे 1 जोड़ो तो 30 हो जाएगा। सॉरी, एक ही है तो आप समझ गए, 1 रहेगा तो 1 ही रखना। सॉरी, यहाँ पे उल्टा हो गया थोड़ा, 1-1-1 केवल कर दोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना था 1 ही है तो सिर्फ 23 हो गया, 24 से 27 हो गया, और फिर 1 28, 1 29, और 1 मिनट और ये गड़बड़ हो गया थोड़ा। यहाँ पे 3 है तो 14 से लेके 18 तक हम लोग का एक अधिकार हो गया, जिसको समता का अधिकार करना। 19 से लेके 22 तक ये जो चल रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार हो गए। और फिर जब हम लोग चलेंगे तो 23 में 1 जोड़ना होगा, तो 23-1-24, 1 जोड़ना होगा, इधर जो लिखे जोड़ना है, 14-4-18, 19-3-22, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 23-1-24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जब 24 तक हो गया तो यहाँ 25 है, 3 जोड़ोगे तो 25-3-28 होगी। तो 25 से 28 जब बोलेंगे तो धर्म की स्वतंत्रता होगी। और जब हम शिक्षा संस्कृति में आएंगे तो 28 के बाद 29 है, 1 जोड़ोगे तो 29 और 1 कितना हो गया? 30, 29-30 हो गया। और अनुच्छेद आप सब समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग को एकदम आसान है, यहाँ पे 30 के बाद जब चलोगे तो 31 से इसको चलना है, और संपत्ति के अधिकार की बात अभी हम लोग चलेंगे, और अनुच्छेद 32 चलेंगे तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार होगा। अभी हम जस्ट आपको कर रहे हैं तो आपको जस्ट सब याद होते चला जाएगा, इसमें कहीं कोई भार नहीं। एक एक करके जब हम स्टेप चलेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा स्टेप याद हो जाएगा। पहले आप मौलिक अधिकार में अब एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, शिक्षा का जो अधिकार है ये सब रहेगा, लेकिन पहले संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार थे। हमें संपत्ति से कोई बेदखल नहीं कर सकता था, संपत्ति से कोई बेदखल नहीं कर सकता था। लेकिन हम लोग देखें बाद में सरकार ने संपत्ति को एक मूल अधिकार से हटा दिया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, और इससे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको एक अलग अनुच्छेद में जोड़ा गया 300A में, और संपत्ति के अधिकार को कानूनन अधिकार दिया गया, एक कानूनी अधिकार है। और इसीलिए वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 है। फिर से ध्यान दे दोगे, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या आपसे पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखोगे कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 है, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकार 6 है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से 1978 में मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार किया गया। तुमको लग रहा होगा कि सर मूल संविधान से कानूनी किए, इसका मतलब क्या हुआ?
सकता है, कानूनन अधिकार का हनन होता है, तो इसके लिए रिट जारी नहीं हो सकता है। तो हम समझते हैं कि रिट की बात भी सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। तो एक बार और स्टेप अभी हम ले लें, धीरे धीरे आपको अनुच्छेद के साथ सब बात याद हो जाएगा। हमने एक उपाय बताया, एक उपचार बताया, किस लिए कि संपत्ति कैसे आएगा और शिक्षा कैसे आएगा, इसके लिए धर लेना है किसको, एस को खूब शोषण करना है, और इसी में तब स्वतंत्रता होगा, नौकरी मिल जाएगी और तब सबको घर में समानता मिलेगा। ये 7 मौलिक अधिकार मूल रूप से लिखे गए और इसी में हम लोग को दिमाग में सेट कर लेना है कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारा समता का अधिकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में दिए गए और फिर 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आज के क्लास में हम यहां तक आपको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा उद्देश्य, हम एकदम बिल्कुल आराम से चलते हैं, जिस दिन क्लास हो उस दिन लगे कि इतनी बात हमें याद होगी। 90% क्लास में याद करोगे, फिर थोड़ा सा पढ़ोगे, सब लाइन क्लियर हो जाए। आज हम समझते हैं कि ये बात जो लिखे हैं 7 मौलिक अधिकार सभी बच्चों को क्लियर है। अब तुमसे पूछें तो कहोगे कि जी एकदम समझ गए, एक उपाय बताए संपत्ति के लिए, शिक्षा के लिए, क्या उपाय बताए? धर लेना है कसके, शोषण करना है और तब पैसा कमा लोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे, फिर सब जगह क्षमता होगा, तुम्हारी इज्जत प्रतिष्ठा होगी। और इसीलिए ऊपर से चलो, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार और तब धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो अब हम लोग 7 मौलिक अधिकार आप सभी का क्लियर हो गया। अब यहाँ से पहला नंबर हम चल रहा है अनुच्छेद 14 से 18। हम लोग का पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। ये समता का अधिकार क्या है, इसके लिए हम लोग अनुच्छेद जो देख लिए 14 नंबर से लेकर 18 नंबर तक, ये पूरा अभी आपका आज की क्लास में क्लियर होना चाहिए। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे तो आपको एकदम याद होते चला जाएगा। देखिए अब जरा ठीक से, समता का मतलब होता है सम मने बराबर। हमारा अनुच्छेद जो यहाँ पे 5 अनुच्छेद है, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 अनुच्छेद है जो कहता है कि हम लोग के जो भी राज्य के नागरिक हैं उन सभी को समता, एक समान रहने का अधिकार है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष सभी समान होंगे। समान होंगे मतलब ऐसा नहीं है, देखो या पहले के था कि कानून के समक्ष सब समान नहीं होंगे। एक ही अपराध के लिए विभिन्न वर्गों को विभिन्न तरह की सजा दी जाएगी। अगर हत्या करने वाले ब्राह्मण होंगे तो उनकी सजा कम होगी, क्षत्रिय होंगे कुछ ज्यादा होगी, वैश्य है तो और ज्यादा होंगे, शूद्र है तो बहुत ज्यादा होंगे। पहले ऐसा कानून चल रहा था, लेकिन अब हम लोग देखिए हमारे संविधान में लिखा है कि विधि नियम कानून के सामने सब समान होंगे। अगर कोई चोरी किया है तो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, वो न्याय के लिए, कानून के लिए सब बराबर है। कानून ऐसा नहीं करेगा कि हाँ ये फलाने जाति के हैं और इसीलिए इनको ऐसा सुविधा दिया जाए। विधि के समक्ष समानता, ये बात मुख्य रूप से इंग्लैंड से लिया गया, लेकिन इसी में एक और वर्णन है विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया। विधियों के समान संरक्षण का मतलब आपके मन में कभी कभी आता होगा कि यदि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, फिर शेड्यूल कास्ट को अलग से रिजर्वेशन, फिर बाकी को अलग से रिजर्वेशन, ये क्यों होता है? हम लोग पढ़ेंगे सरकारी नौकरी में भी अवसर की समानता, फिर किसी का इतना में कटअप, फिर किसी का इतना कटअप, ऐसा क्यों हो सकता है? ये तो मौलिक अधिकार का हनन है। नहीं, अनुच्छेद 14 में ही कहता है विधियों के संरक्षण की भी उपाय, ये अमेरिका से लिया गया कि विधियों का भी समान संरक्षण होगा। एक तो मनुष्य विधि के समक्ष समान होगा और एक विधियों का समान संरक्षण होगा। मतलब अब एक व्यक्ति पूरे दोनों पैर वाला है, एक विकलांग है, दोनों को दौड़ने के लिए हम समान अवसर देंगे तो कैसे दौड़ पाएगा? इसलिए राज्य निर्धारित करेगा कौन दौड़ पाएगा कौन नहीं दौड़ पाएगा और उसके लिए वो अलग अलग विधियों को बना करके संरक्षित कर सकता है। इसीलिए हर राज्य का अलग अलग चार्ट हो सकते हैं। ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है और इसमें हम लोग देखिए एक विधि के समक्ष सभी समान है और एक विधियों का संरक्षण होगा। जो कानून अलग अलग तरह की कैटेगरी है तो राज्य उसके लिए अलग कानून बना सकते हैं। तो ये चीज हम लोग देखें अनुच्छेद 14 के बारे में, मेन ऊपर वाला ही इंपॉर्टेंट है, कानून के समक्ष सब लोग बराबर होंगे। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थल के आधार पर, ये किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं कहेगा कि जाओ झारखंडी है, ये इधर का है, ये फलाना जात है, ये फलाना धर्म है। हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 नंबर जरा सुन लें, एक बार 16, 17, 18 आपके दिमाग में बैठा है, फिर एक बार समझाएंगे तो आपको लगभग लगना चाहिए कि सर अब हम अभी तुरंत लिख देंगे। एकदम अपने से लिखना है, सब क्लियर वर्ड के चक्कर में तो सब जगह लिखा रहता है। मेन समझो कि हमको याद होते जाए। अनुच्छेद 16 यही कहता है लोक नियोजन में, मतलब नौकरी में, रोजगार में, लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी से है, नौकरी में लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। ऐसा नहीं किया जाएगा कि फलाना ये तुम अलग रहो, फलाना को ज्यादा अवसर देंगे, हाँ अब इसमें तुम कर सकते हो, शेड्यूल कास्ट इतना साल तक बढ़ेगा, ये जनरल इतना साल तक बढ़ेगा। ये अनुच्छेद 14 में सेकंड नंबर जो ये देख रहे हो, विधियों का समान संरक्षण, अगर देखा जाएगा कि वो उतना कैपेबल नहीं है तो उसके लिए अलग विधि बनाए जा सकते हैं और जितने शेड्यूल कास्ट होंगे उन सबके लिए समान अवसर की समानता होगी, उसको कोई भेदभाव नहीं हो। तो नौकरी में मतलब यहाँ लोक नियोजन की शब्द है, लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी में सभी के अवसर की समानता होगी। और 17 नंबर सभी लोग जानते हो, अस्पृश्यता, जिसको हम लोग कहते हैं छुआछूत, छुआछूत के निषेध की बात की गई है। हमारे समाज में उस समय छुआछूत बहुत ज्यादा था, इससे नहीं छुआएंगे, उससे नहीं छुआएंगे, ये बहुत बड़ा बदमाशी था। कई लोग खेत में उसी से धान रोपवाएंगे, उसी से कटवा कर कानून बना सकते हैं। और 18 नंबर कहता है कि कोई भी व्यक्ति उपाधि अब नहीं लेगा, उपाधियों का अंत होगा। उपाधियों का अंत होगा कहने का मतलब पहले कैसरे हिंद और बहुत तरह की उपाधि मिलती रहती थी, नाइट रोड, सबकी उपाधि मिलती थी। हमारा अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधि नहीं होगा। इसी कारण से आप देखो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो मोरारजी देसाई ने कहा कि हमारा अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधि कोई नहीं लेगा और जिसको भारत रत्न मिलता है वो उपाधि लेता है, भारत रत्न प्राप्त करता है फलाना बाबू, ये उपाधि हो गया। और इसीलिए भारत रत्न भारत में मिलना नहीं चाहिए, ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है और इसीलिए मोरारजी देसाई ने भारत रत्न को बंद कर दिया। बीच बीच में हमेशा बंद
तीसरा, दूसरा पार, ये घर पे अपने से लिखना। और जब अधिकार की बात करेंगे तो समझना कि वो अधिकार रुपया कैसे आएगा। सर वो उपाय बताए थे, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये उपचार बताए थे, क्या कैसे संपत्ति आएगा, कैसे शिक्षा प्राप्त करोगे, इसके लिए बोले थे कि बस बाबू धर लो, किसको धर लो जी, तो एकदम शोषण कसके करना, 3 एस ससुराल वाला बात बताए थे, और यही समता और स्वतंत्रता। तो पहले सब लोग ये बता दो हमें, इस सातों मूल अधिकार सबका एकदम क्लियर है। अब इसके बाद हम अभी चल रहे थे पहला मौलिक अधिकार, जिसका नाम था समता का अधिकार। और समता का अधिकार, एक पहला मौलिक अधिकार आपको हमने समझाया, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक 5 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। और सबको एकदम हमने क्लियर कर दिया, 14, 15, 16, 17, 18। और आपको बता दिए कि जब 18 साल के हुए तो अपराधी आ गया, उपाधि का अंत। अपराधी छुआ तो 17 में छुआछूत का अंत। और छू के पूछा नौकरी करते हो, तो नौकरी में, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। जब हम बोले कि नौकरी नहीं करते हैं तो वो धर्म पूछा, जाति पूछा, लिंग पूछा, जन्म स्थान पूछा, इसके आधार पर भेदभाव करो। हम पूछे क्यों इतना पूछ रहा है, तो कारवाद करना है, विधि के समझ, कानून के समझ, समानता की बात। तो पहले देखो कभी कभी मैचिंग आएगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता, तुम कहोगे वो नौकरी वाला बात, 16 साल से हम तैयार हो गए थे नौकरी करना, 18 साल में तो अपराधी छू नहीं लगा था 17 में। तो पहले ये बता दीजिए, ये लाइन हम लोग का एकदम क्लियर है, बाकी इसमें भी 1 2 3 4 है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप इससे देखिए, बात को समझिए, एकदम याद होते चला जाएगा। जैसे 3 लिखे हैं वैसे ही 3 लिख रहे हैं, और आपको दिमाग में सेट रखना है कि 3 में ऐसे कर लिए, तो इसीलिए भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा की गई है। ये 3 को ऐसे कर दिए तो यह अमेरिका से लिया गया है। हम समझते हैं कि भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है, अमेरिका से लिया गया है। ये दोनों बात सभी का एकदम क्लियर होगा। फिर हम लोग बताए थे कि भाग 3 है, तो इसको अपने से जोड़िए। अपने से जुड़िएगा तो आपको अपने से क्लियर हो जाएगा कि भाग 3 में 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 3 हो गया। इसीलिए अनुच्छेद 12 से लेके फिर 3 है, 35 तक के अनुच्छेद का वर्णन है। और इसी में हमने आपको बताया था कि यह मौलिक अधिकार है। मौलिक का मतलब है कि जिसे छीना नहीं जा सकता है। ये हमारा मूलभूत राइट्स है, ये संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है। साउंड प्रॉब्लम कुछ बच्चे बता रहे हैं, अभी एक मिनट देख ले, साउंड बढ़िया से होगा तभी आपको अच्छा से सुन भी पाएंगे। अगर ठीक जा रहा है तो ओके लिख दीजिए, साउंड सही जा रहा है तो ओके लिख दीजिए, और तब हम लोग क्लास अभी शुरू करेंगे। वेरी गुड, चलिए बहुत बच्चों का ओके आ गया, इसका मतलब साउंड एकदम सही आ रहा है। चलिए अब हम लोग आज के क्लास को प्रारंभ करने के पहले थोड़ा सा सुनते हैं, सुनिए बढ़िया से, देखिए स्पष्ट हो जाएगा। भाग 3 में आपको बताया कि 3 से ही अधिकार है, मौलिक अधिकार की बात है, 3 से ही अमेरिका है, इसे अमेरिका से लिया गया है। और ये मौलिक अधिकार हमारे भाग अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक है। तो आपको जल्दी से दिमाग में सेट कर लेना है कि अनुच्छेद 12 से 35 ये भाग 3 है। अब हम लोग अब यहाँ पर एक एक करके सुनेंगे। आपको बताया था कि मूल रूप से जो हमारा संविधान दिया गया, इसमें मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। और 7 मौलिक अधिकार पिछले क्लास में आपको समझाए थे, जिसमें हम लोग देखे थे पहला, दूसरा, तीसरा। बताए थे कि अधिकार ससुराली चीज से छीनना है, और इसीलिए 100 से ही 3 हो रहा था। और पहला था समता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, आपको याद होगा समता, स्वतंत्रता। और तब बताए थे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 3 केवल 100 से हम बताए थे। और बताया था कि इसमें 100 वाला बात दिमाग में रखना, और शोषण करना है, एकदम धर्म लेना है कसके। इसीलिए धर्म के बारे में हम लोग देखे थे, धर्म के बारे में हम लोग देखे थे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार था। कौन धर्म कौन मानेगा, इसकी स्वतंत्रता का अधिकार था। और धर्म की स्वतंत्रता के बाद 5वां, 6वां, 7वां आपको समझाए थे। 5वां बताए थे कि धर्म लेना है और शिक्षा ग्रहण करना है, संपत्ति बनाना है, इसीलिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है। और बताए थे 7वां नंबर, अंतिम नंबर जो अधिकार था, हम आपको नीचे से बताए थे उपाय, और इसीलिए संवैधानिक उपचार का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये 7 मौलिक अधिकार पिछले क्लास में डिस्कस हो गए थे। इसमें हमने ये भी बता दिया था समता का अधिकार, और समता का अधिकार में आपको हम पिछले क्लास में समझा दिए थे कि अनुच्छेद हमारा 14 से लेकर 18 तक, जिसमें आपको बताया था 12 से 35 मौलिक अधिकार है। और इसमें बेसिक आपको समझाए थे कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 13 में न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह पुनरावलोकन या समीक्षा कर सकता है कोई भी विधि का जो मौलिक अधिकार का हनन करता है। और इसलिए अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 पहले हो गया था, और 14 से 18 की समता का अधिकार पिछले क्लास में आपको समझाए थे। आज स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक हम लोग चलेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार आज हम लोग 19 नंबर से 22 नंबर तक चलेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको बताए थे 23 और 24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जब धर्म की स्वतंत्रता की बात चलेंगे तो ये 25 नंबर से लेके 28 नंबर तक हम लोग का चलेगा। और फिर बताया था कि ये 32 नंबर का अनुच्छेद है, 31 नंबर अनुच्छेद है, और 29 से 31 तक संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा 29 संस्कृति और शिक्षा हो गया, 31 संपत्ति का अधिकार, और 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। तब 33, 34, 35 तीन अनुच्छेद और सुनेंगे तो भाग 3 आपका कंप्लीट होगा। इसमें थोड़ा सा रिवीजन करते चलें कि आपका बेस क्लियर हो जाए। इसमें आपको पिछले क्लास में क्षमता के अधिकार के अंतर्गत आपको हम अनुच्छेद 5 समझा चुके थे, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। 18 में आपको बताए थे, और 17, 16, 15, 14 उल्टा बताए थे। और उल्टा में आपको बताए थे कि जब 18 साल के हुए तो अपराधी आ गया, ये उपाधि का अंत हो गया, और अपराधी आगे छुआछूत का अंत हो गया। और छूने के बाद अपराधी पूछा कि क्या सरकारी नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो। और अगर हम कहे कि नहीं, तो हमारा धर्म पूछा, जाति पूछा, लिंग पूछा, जन्म स्थान पूछा। हम पूछे कि इतना क्यों पूछ रहे हो, तो वो कहा वध करना है, विधि के समक्ष समानता। और आपको समझा चुके थे कि अनुच्छेद 14 का मतलब विधि कानून के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है कि लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। और अनुच्छेद 17 ये छुआछूत या अस्पृश्यता को निषेध करता है। और अनुच्छेद 18 ये उपाधियों के अंत की बात करता है। ये यहाँ तक टाइप करता है कि विदेश से भी आपको कोई उपाधि मिल रहा है, और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो
परमिशन आप उसको नहीं ले सकते। इसीलिए उपाधियों की अंत की चर्चा हम लोग का अनुच्छेद 18 में, और पिछले क्लास में ये सभी आपको सुना चुके थे। अब आज के क्लास पर हम सभी कंसंट्रेट हो जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा की रक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जितने पढ़ेंगे तो सातों अधिकार कंप्लीट हो जाए। हमने आपको बताया था कि मूल रूप से हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार की चर्चा है, लेकिन संपत्ति का अधिकार हम लोग देखेंगे हटा दिया गया, इसलिए वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। अब इसमें हम अभी शुरू करने जा रहे हैं, जरा खूब आपका ध्यान चाहिए। दूसरा नंबर मौलिक अधिकार हम लोग चल रहे हैं, समता का अधिकार आपका हो गया, तो मौलिक अधिकार संख्या 2, और दूसरा नंबर मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और हम चाहेंगे सभी लोग खूब बढ़िया से समझिए। स्वतंत्रता का जो अधिकार है, आपको हमने बताया कि ये अनुच्छेद 19 से शुरू होकर के और 22 तक का जो अनुच्छेद है, ये चर्चा करता है स्वतंत्रता के अधिकार का। आप कितना स्वतंत्र है, किस लिए स्वतंत्र है, ये सब चीज के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार डिस्कस करता है। 18 में अपराधी धारा था, 19 में याद रखना स्वतंत्र हो गए, और इसलिए जैसे ही 18 साल उम्र तो अपराधी पकड़ लिया, 19 साल तो स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमारा अनुच्छेद अभी चर्चा करेंगे 19 का, अनुच्छेद चर्चा करेंगे 20 का, अनुच्छेद चर्चा करेंगे 21 का, और अनुच्छेद चर्चा करेंगे 22 का। और जो लोग का ध्यान हमारे साथ बोर्ड पर होगा, ये पूरे आपका याद हो जाएगा। अगला दिन एक बार और सभी बंधन में जहां चल दिए, तो आपको फिर कहीं कोई समस्या नहीं है। 12 से 35 एक बार जहां लिखने का आदत हो गया, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ, अब हमें कोई बात नहीं है, एकदम याद हो गया। तो आपको अब दिमाग में बैठा लेना है, मौलिक अधिकार में 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर, ये स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 19 कहता है कि हमारे जो भी राज्य या देश के निवासी हैं, उनको वाक स्वतंत्रता होगी, बोलने की स्वतंत्रता होगी, और इसी में 6 भाग इसके अलग अलग प्रदान किए गए हैं। आपको ऐसी बात तो नहीं बोलना है जिससे किसी प्रकार का सांप्रदायिक द्वेष फैल जाए। आपकी आजादी वहीं खत्म होती है जहां दूसरे की शुरू होती है, लेकिन आप वैसे सभी चीज जो आपके मन में है, किसी प्रकार का ये हिंसा नहीं फैलाने वाली बात है, तो आपको बोलने का हमारा संविधान स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप कहीं भी बिना हथियार के कोई भी सभा कर सकते हैं, ये आपको अधिकार प्रदान करता है। ये ऐसा नहीं कि कोई सभा करने से आपको कोई रोक देगा। हाँ, आपदा की स्थिति में अलग स्थितियां होगी, आपातकाल में अलग की स्थितियां होगी, लेकिन जिस समय सामान्य सब स्थिति है, कोई भी व्यक्ति को सभा करने का अधिकार है, बिना हथियार के बोलने का अधिकार है। आप कई व्यक्ति मिलकर के आपस में कोई संघ बनाते हो, कोई पार्टी बनाते हो, ये तुम्हें अधिकार प्राप्त है। कहीं भी घूम सकते हो, आवागमन कहीं भी, उसकी स्वतंत्रता है तुम्हें, तो आवागमन का भी अधिकार प्राप्त है। कहीं भी तुम आवास अपना ले सकते हो, कुछ राज्यों में रोक है, लेकिन कहीं भी तुम अपना जमीन ले सकते हो, भारत में हो तो। ये सभी जितनी स्वतंत्रता की बात है, ये अनुच्छेद 19 में चर्चा है। अनुच्छेद 19 के क्रम में इसी में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और जोड़ा गया, प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात की गई। बहुत अच्छा प्रश्न आपको आएगा, प्रेस की स्वतंत्रता हमारे किस में चर्चा है, तो मौलिक अधिकार में चर्चा है। कोई व्यक्ति अपने विचार को अखबार के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से वो व्यक्त कर सकता है, ये उसको स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता। प्रेस वाले भी बिना हिंसा फैलाए, उनकी भी स्वतंत्रता है, वो किसी पर बोल सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई हो। हिंसा फैलाने की बात अगर नहीं है और प्रधानमंत्री भी गड़बड़ करते हैं, तो प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कि वे उसके खिलाफ लिख सकते हैं। इसी में बाद में फिर अनुच्छेद 19 में दिया गया राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई भी अनुच्छेद 19 में भी जोड़ा गया। सूचना का अधिकार, आपको एक अधिकार है, स्वतंत्रता है, किसी भी सरकारी काम में किस स्तर से काम हो रहा है, कितने बजट का काम हो रहा है, इसके बारे में जानने का अधिकार है। और अनुच्छेद 1 में एक चीज और जोड़ दिया गया, किसी भी भारतीय को राष्ट्रध्वज किसी भी दिन फहराने का अधिकार है। आप जानते हो जनरल बजाज जिससे ये चीज हम लोग को मिला, और नहीं तो ये पहले से प्रदान नहीं किए गए, पहले से ये हम लोग को प्रदान नहीं था। भारतीय कोई भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही अपने मकान पे झंडा फहरा सकते थे, बाकी दिन झंडा नहीं फहरा सकते हैं। तो ये अभी हमने बताया 19A की बात चल रही है, 19A में ही प्रेस की बात चला, ये 19 में या 19A की बात चल रही है प्रेस का। तो राष्ट्रध्वज की भी जो बात आपको हमने बताया, ये सरकार का मौलिक अधिकार दिया है कि कोई भी भारतीय अपने मकान पर डेली सुबह राष्ट्रध्वज फहरा सकता है, और जैसे ही सूर्यास्त होगा फिर उसे उतारना होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता यहाँ पे बहुत विस्तृत शब्द है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ है, पहले 7 संपत्ति वाला हटा दिया गया, और इसमें बोलना, सभा करना, संघ बनाना, घूमना, आप कहीं लेके रह सकते हैं, ये सारी स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 करता है। अनुच्छेद 19 का में फिर प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात की गई है, ये भी मौलिक अधिकार के श्रेणी में आता है। राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए सूचना के अधिकार में जिस विभाग से सूचना लेना है, उस विभाग के जो हेड है, मतलब आपको विद्यालय से सूचना लेनी है तो विद्यालय का हेड, पंचायती राज का सूचना लेना है, पंचायत का हेड, रजिस्ट्री ऑफिस से सूचना लेना है, रजिस्ट्रार के यहाँ जिस ऑफिस से लेना है उसका हेड। तो आप 20 रुपया का एक वस्त्र वगैरह या टिकट पर अपनी बात को रखते हुए कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक फॉर्म है, हम ये जानना चाहते हैं, आप इसको देंगे। आपका ये अधिकार है कि वहां के बारे में आपको जानकारी को देगा, नहीं देगा तो आप इसके खिलाफ केस कर सकते हैं। राष्ट्रध्वज फहराने का भी अधिकार हम लोग देखें अनुच्छेद 19 में ही शामिल हो गया। अब हम लोग की बारी है अनुच्छेद 20 का, बढ़िया से सुनेंगे, एक बार ध्यान दे दोगे तो सब क्लियर। अनुच्छेद 20 एकदम बहुत आसान है, अपराध में दोष सिद्धि का अधिकार है। अपराध में, अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद 20 करता है। 20 ऐसे भी आपको बताया था कि जहर है, और इसीलिए आपको कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, ये आपको कहता है अनुच्छेद 20। ये दोष सिद्धि क्या है, कहता है कोई एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए हमारा अनुच्छेद 20 कहता है कि एक बार ही सजा दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही अपराध के लिए उसको बार बार हम सजा दें। और कोई व्यक्ति किसी चोरी में या मर्डर केस में अंदर गया है, उसको 3 साल की सजा हो गई, और फिर वो बाहर आ गया 3 साल बाद, फिर पुलिस पकड़ के भेज दी कि सर 3 साल पहले किया था और इसको सजा दीजिए। एक अपराध में एक बार सजा दिया जाएगा, एक अपराध के दोष सिद्धि का उसको संरक्षण का अधिकार है। दूसरा नंबर, एक अनुच्छेद 20 वर्णन करता है कि जो अपराधी जिस समय पकड़ा गया है उस पर उसी समय का कानून लागू होगा, न कि कभी का, उसी समय का कानून लागू होगा, ये नियम हो गया। मतलब अगर कोई व्यक्ति 2020 में पकड़ा जाता है शराब पीते हुए और
संविधान में इस समय कानून कहता है कि 6 माह जेल हो सकता है, इस समय का कानून कहता है। और इस फिर आगे बढ़ते बढ़ते सरकार 2025 में कानून बनाती है कि जो व्यक्ति शराब पिएगा उसको हम अब 14 साल का जेल दे देंगे और सारा संपत्ति जब्त करेंगे। तो जब इसकी सुनवाई 2025 में होगी तो हमारा अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के अधिकार में इस व्यक्ति को जिस समय गिरफ्तार किया गया उसी समय का कानून इस पर लागू होगा। ये नहीं है कि ये कानून आप लागू करके उसको 14 साल का जेल दे दीजिएगा, इस समय 6 है 6 साल का जेल हो। यानी अनुच्छेद 20 आपका क्लियर हो गया होगा। अपराध के लिए दोष सिद्धि की भी स्वतंत्रता है, ये दोष सिद्धि में भी संरक्षण है। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होना, जिस समय आप पर कोई मुकदमा दायर होता है उस समय जो प्रावधान किया गया है आप पर उसी के अंतर्गत केस चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है। ये 21 अनुच्छेद आपका कहता है कि ये कभी भी कैंसिल नहीं होगा। अगर हम मार्शल लॉ लगाते हैं, आपातकाल लगाते हैं अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए, तो राष्ट्रीय आपात में सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। देश संकट में है तो उस समय आपके कोई अधिकार नहीं रहे। लेकिन ये अनुच्छेद 21 ये सस्पेंड नहीं हो सकता है, ये राष्ट्रीय आपदा में भी लागू रहेगा। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 21 कहता है सभी नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 कहता है कि जितने भी व्यक्ति हैं ये सभी को जीवन जीने का अधिकार है। और इसी का धीरे धीरे रेंज बढ़ते चला गया। यानी अगर पर्यावरण में ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, जल ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, इतना प्रदूषण है कि लोग जीवन भी ठीक से नहीं जी सकते हैं, तो इसके खिलाफ कोर्ट स्वयं संज्ञान लेंगे। ये व्यक्तियों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये अगर राष्ट्रीय आपदा भी अनुच्छेद 352 से घोषित किया जाएगा तो सब मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकता है, यह सस्पेंड नहीं होगा। व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हर हाल में चाहिए, चाहे आपदा लगाए या आपातकाल लगाए, ये सबको अधिकार है। तो देखिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 राष्ट्रीय आपदा में भी रहता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 का क 21 का एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है कि यह 86वां संविधान संशोधन से 2002 में इसे जोड़ा गया और इसी में यह शामिल किया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए हमारे संविधान में इस चीज की चर्चा है। 6 साल से 14 साल तक कोई भी बच्चा है तो उसे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये हमारा अनुच्छेद 21 का एक कहता है और इसे 86वां संविधान संशोधन से 2002 में हम लोग इसको जोड़े हैं। तो हम समझते हैं अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 आपका क्लियर हो गया। और लास्ट हम लोग देखें अनुच्छेद 22। ये कहता है गिरफ्तारी में संरक्षण का अधिकार है। जब कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो इस गिरफ्तारी में भी संरक्षण का अधिकार है। गिरफ्तारी में संरक्षण का अधिकार ये अनुच्छेद 22 कहता है। ये क्या है? 20 और 22 लगभग एक जैसा लग रहा है लेकिन अलग है। 20 कहता है कि अपराध में दोष सिद्धि का अधिकार है। दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार का मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, जिस समय उसे अरेस्ट किया गया उस समय के कानून के अनुसार सजा। लेकिन अनुच्छेद 22 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार करेगा तो उसको 3 प्रकार का अधिकार होगा। पहला, गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को कारण बताना होगा। ऐसे नहीं है कि आप पकड़ लिए और जैसे तैसे करेंगे कि तुमको नहीं बताएंगे। कारण बताना होगा कि आप किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटा के अंदर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा कि सर इसको पकड़े हैं। बाकी मजिस्ट्रेट बोलेगा उसके अनुसार से आगे काम होगा। पुलिस अपने थाना में 24 घंटा से ज्यादा बंद नहीं रख सकती है। हाँ, इसमें यात्रा का समय जुड़ा हुआ नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में 3 दिन का समय लगता है तो 3 दिन उसको नहीं माना जाएगा। निकटतम मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटा के अंदर प्रस्तुत करना होगा। और तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपना मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है। उसको जिससे इच्छा है वो उसको वकील बुला सकता है और अपनी बात करवा सकता है। तो देखिए ये स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग एक बार और सुनेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका क्लियर हो गया। एकदम आसान है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 नंबर में हम लोग देखें वाक स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, कहीं घूमने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, जमीन लेकर बसने की स्वतंत्रता है। 19 के क में हम लोग सुने प्रेस वालों को भी ऐसी स्वतंत्रता दिया गया है। 19 के अंतर्गत क में है आरटीआई और झंडोत्तोलन सब 19 में आते हैं। अनुच्छेद 20 में हम लोग देखें अपराध में दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार है। एक तरह के अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दिया जाएगा। जिस समय उसे गिरफ्तार किया गया है उस समय के कानून से उसे सजा दिया जाएगा। उस व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। और 21 तो आप एकदम ध्यान दे देंगे, 21 और 21 का दोनों इंपॉर्टेंट है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जिसे राष्ट्रीय आपदा 352 में भी हम नहीं हटा सकते हैं। और 21 का आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। 86वां संविधान संशोधन से 2002 में जोड़ा गया। 6 साल से लेकर 14 साल की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी में संरक्षण का अधिकार है। कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे कारण बताया जाएगा। 24 घंटा के अंदर नजदीक के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उसे मनपसंद वकील रखने का भी अधिकार होगा। तो हम समझते हैं कि ये दूसरा नंबर स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब स्वतंत्रता के अधिकार के बाद अब आप जानते हो हम लोग का मौलिक अधिकार तीसरा नंबर पर बात करें तो आपको बताया हुआ है तीसरा शोषण करना। और इसीलिए तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में अभी हमने आपको बता दिया कि इसमें अनुच्छेद केवल 2 ही है। अनुच्छेद 23 22 तक हो गया था गिरफ्तारी में संरक्षण, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये 2 अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये 23 और 24 क्या है हम लोग तेजी में सुनेंगे। 23 और 24 बहुत हल्का है, सबको याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं। 23 कहता है किसी का आप शोषण नहीं कर सकते, बलात् श्रम नहीं करवा सकते, बलात् माने जबरन श्रम नहीं करा सकते, बेगार नहीं रख सकते। बेगारी का मतलब काम करवा रहे हैं पैसा कोई नहीं दे रहे हैं। मालों की खरीद बिक्री नहीं कर सकते। किसी के अंतर्गत आप देखो, किसी के अंतर्गत वैश्या वगैरह सब आ जाते हैं। वैश्यालय में आप किसी को आप रखे हैं, खरीद रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, ये मानव का खरीद बिक्री नहीं कर सकते, मानव जिसको कभी नहीं खरीद बिक्री कर सकते, बेगार नहीं रख सकते। ये
सब चीज के बारे में शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत भी अधिकार दिया गया है। यानी जो है बलात्मक मतलब जबरदस्ती श्रम, बलात् श्रम, बेकारी, मानव की खरीद बिक्री, पैसा, ये सभी को निषेध करता है हमारा अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 24 एक बाल श्रम के बारे में चर्चा करता है। किसी का भी उम्र अगर 14 वर्ष से कम है तो आप उससे काम नहीं ले सकते। कारखाना में बालकों को काम करने से रोकने के लिए चूंकि 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा का जब प्रावधान है, तो 14 साल से ऊपर से ही उम्र के बच्चों से कारखाना में काम लिया जा सकता है। ऐसे उम्र सीमा समय समय पर श्रम कानून के द्वारा बदलते रहते हैं। अभी हम लोग देखें, हम लोग के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 नंबर कहता है कि कोई भी बलात्कार श्रम, जबरन श्रम नहीं करवा सकता, बेकारी नहीं करवा सकता, मानव की खरीद बिक्री नहीं करवा सकता। ये सबका निषेध किया गया है। किसी भी कारखाना में बाल श्रम को मतलब 14 साल से नीचे के लड़के से आप काम नहीं ले सकते, अनुच्छेद 24 कहता है। तो हम समझते हैं मौलिक अधिकार संख्या 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 आपका क्लियर हो गया। अब धरना है कसके, और इसीलिए हम लोग देखें चौथा नंबर आपको याद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। तो चौथा मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोग को मालूम है बस सिर्फ 3 अनुच्छेद 25 से 28 हम लोग देखेंगे, 4 अनुच्छेद हम लोग इसमें देखेंगे। 29-30 फिर हो जाएगा। अगला नंबर जो आप जानते हो घर करके क्या करना है उसके बारे में समझाए, शिक्षा संस्कृति। 31 नंबर आपको बताया है कि संपत्ति हो गया और 32 संवैधानिक उपचार हो गया। तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये अधिकार ऐसा है जो विदेशियों को भी मिलता है। देखो कभी-कभी क्वेश्चन कितना अच्छा आता है कि कौन सा अधिकार विदेशी को भी मिलेगा। सब अधिकार मौलिक विदेशी को इंडिया में नहीं देंगे, बाकी भारतीय नागरिकों के लिए है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को भी है। और हमारा अनुच्छेद 25 से 28 क्या कहता है, ये चारों अनुच्छेद जरा सुन लें। 25, 26, 27, 28 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नजर सुने रहने से आपका लाइन जो क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन क्या आता है, हम क्यों इतना डिटेल करो, क्योंकि एक बार सुने होगा तो कभी-कभी दे देगा निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार में वर्णित नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता, इसी में देगा 14 साल से कम उम्र वाले को निःशुल्क पढ़ने के लिए, इसी में देगा जबरन किसी से काम नहीं करवा सकते, निःशुल्क काम नहीं करवा सकते। तो ये सब सुना रहेगा तो लगेगा कि नहीं सब सुने थे, ये सब मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो अब जरा हम लोग देखें अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 बहुत महत्वपूर्ण है, 2 राज्यों के लिए है और 2 नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने का, धर्म के अनुसार आचरण करने का, आचरण का मतलब अगर कोई पंजाबी है तो वो पगड़ी बांधेगा, वो हेलमेट नहीं लगता है तो वो नहीं लगाएगा। वो अगर उसका धर्म का आचरण है कि हर समय अस्त्र शस्त्र या कुछ रखना है तो तलवार रख के भी बैंक में घुसेगा, भले बैंक वाला लिख दे कि किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर घुसना वर्जित है, लेकिन वो उसका मौलिक अधिकार है, उसके धर्म का आचरण है, इसलिए वो लोग भी जा सकता है। तो देखो किसी भी व्यक्ति को भारत में जो इच्छा है वह धर्म मानना, जो धर्म का आचरण है उस आचरण के अनुसार रहना। कई बार फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया इस सभी में आचरण शब्द का वर्णन नहीं है तो हम मुस्लिमों के बुर्का पर प्रतिबंध लगा देते हैं। भारत ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ के मौलिक अधिकार में है कि धर्म का आचरण अगर है कि बुर्का पहनना है तो यहाँ पहन सकते हैं। तो धर्म के मानने, धर्म के आचरण के अनुसार अपने को रखने, धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है हर व्यक्ति। तो अनुच्छेद 25 को आप लोग का ऐसे ही क्लियर हो गया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, धर्म के अनुसार आचरण करने और धर्म के प्रचार के लिए वो स्वतंत्र है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और अनुच्छेद 26 कहता है कोई भी व्यक्ति जैसा उसके धर्म कहता है वैसा धार्मिक कार्य का संपादन भी कर सकता है। अब धार्मिक कार्य उसका है घंटी बजाना, धार्मिक कार्य उसका है अजान देना, धार्मिक कार्य उसका अन्य कोई है, तो वो व्यक्ति को अधिकार है कि वो धार्मिक कार्य जैसे संपादित होता है भारत में आप उसको संपादित कर सकते हो। हमने बताया 2 नागरिकों के लिए है, लेकिन ये 2 27 और 28 राज्य के लिए। 27 का राज्य ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकता है जिस टैक्स के द्वारा किसी धर्म को प्रोत्साहन दिया जा रहा हो। धार्मिक टैक्स आप नहीं लगा सकते। ये मंदिर बन रहा है, मोदी जी इसका शिलान्यास किया है, इसीलिए 1% धार्मिक टैक्स, मंदिर टैक्स लगा रहे हैं। सब खाइए पीजिए तो 1% दे दीजिए, बड़ा सा मंदिर बन जाएगा। हम लोग के देश में एकदम मना है धर्म के आधार पर टैक्स नहीं ले सकते। देखो कई व्यक्ति उंगली उठाते हैं कि प्रधानमंत्री हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रधानमंत्री चले गए मंदिर के शिलान्यास में, ठीक नहीं किए, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई गलत है क्योंकि कई बार आप वही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देखे होंगे मजार पर चादर चढ़ाने भी गए हैं, वही मनमोहन सिंह गिरजा जो है करने गए हैं, वही मनमोहन सिंह अपने गुरुद्वारा में भी गए हैं। जिस प्रकार का आयोजन है उसमें भाग ले सकते हैं। हाँ, अब धार्मिक टैक्स लगा दे, अपने अनुसार से खजाना का पैसा बढ़ा देते, ये गलत है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ। प्रधानमंत्री मंदिर जा रहे हैं तो धर्मनिरपेक्षता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और वही प्रधानमंत्री अगर टोपी बांध के चादर लेकर के अगर मस्जिद में चले जाए तो होगा कि नहीं बड़ा धर्मनिरपेक्ष है। ये कौन धर्मनिरपेक्ष है? प्रधानमंत्री कहीं जा सकता है, किसी भी आयोजन में जा सकता है। हाँ, अगर संपत्ति का दुरुपयोग करता है, टैक्स लगाता है, ये अनुच्छेद 27 करता है धर्म के लिए टैक्स को नहीं लगा सकते। और 28 नंबर कहता है कोई भी राज्य कोष के खजाने से राजकीय वित्त से पोषण होने वाले किसी भी संस्थान में धर्म की पढ़ाई नहीं करवा सकता। केवल धर्म की पढ़ाई नहीं होगा, अगर खजाना से पैसा लग रहा है तो यहाँ धार्मिक शिक्षा, सिर्फ धार्मिक शिक्षा यहाँ मिलेगा, ऐसा नहीं उसे विज्ञान पढ़ाना होगा, मैथ पढ़ाना होगा, इंग्लिश पढ़ाना होगा। केवल कहोगे धर्म की शिक्षा होगी तो अपना फंड से तुम कर लो। सरकार के वित्त से अगर वो पोषण संस्था हो रही है तो धार्मिक शिक्षा नहीं मिलेगी। मदरसा की बात भी लोग उठाते हैं कि सर मदरसा में होता है, तो मदरसा में उनके अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए हिंदी लिखे मुस्लिम ऐसा है, हिंदू में भी है, हिंदू में भी संस्कृत स्कूल है, हम लोग जस्ट आगे वही पढ़ेंगे। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से अधिकार है कि उनके भाषा को, उनके संस्कृति को भी हम अक्षुण्ण रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अन्य विषयों की भी पढ़ाई होगी। मदरसा में भी ऐसा नहीं कि केवल उर्दू या फारसी पढ़ोगे। अगर वही मदरसा के लड़के केवल उर्दू फारसी पढ़ेंगे तो उनके सरकारी नौकरी में बाकी उसको जगह बंद होगा। विज्ञान से साइंस चाहिए तो विज्ञान वाला डिग्री लेना होगा। संस्कृत विद्यालय से है, ये नहीं कि आप केवल संस्कृत पढ़ेंगे, अन्य विषय की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, तब एक बोर्ड का मध्यमा बोर्ड का वैल्यू मिलेगा। और इसीलिए आपको दिमाग में सेट रखना है, संस्कृत धर्म की भाषा में नहीं कह रहा हूं, संस्कृत हम लोग के लिए और उर्दू इन लोग के लिए सबके साथ चलना होगा और सब विषय के साथ उनको करना होगा। सरकार के वित्त पोषण संस्थान में केवल धर्म की पढ़ाई नहीं चलेगी। अनुच्छेद 28 कहता है, आपको इतना डिटेल नहीं आएगा, लेकिन एक बार सब
केवल सिखों को मिला है, यह केवल बौद्धिस्ट को मिला है, ये केवल जैनी को मिला है। ये जो भारत में अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, सिर्फ उनको यह अधिकार मिलता है कि आप अपनी संस्कृति को, आप अपनी शिक्षा को अक्षुण्ण रखने का अधिकार है। यानी संस्कृति और शिक्षा को बचाने का अधिकार में हम लोग इसमें शामिल नहीं, केवल अल्पसंख्यक इसमें शामिल है। और इनके लिए सिर्फ 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये दोनों हमने अभी बताया सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए है। ये जो शिक्षा और संस्कृति की जो बात चल रही है, इसमें हमारा संविधान कहता है कि जो भारत में अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इन सभी को विशेष पावर है कि वे अपने भाषा का, वे अपनी संस्कृति का, अब जो व्यक्ति उर्दू है, अल्पसंख्यक है, तो वे अपने लिपि का यहाँ पे संरक्षण कर सकते हैं। इसको कोई नहीं हटाएगा। अगर कहीं उर्दू पढ़ाई हो रही है तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक है और उर्दू स्कूल खोले हैं तो उन्हें अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता। और अनुच्छेद 30 इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थान के लिए विशेष प्रबंधन की भी चर्चा करता है। अभी जो बच्चे बोले ये चीज जरा समझोगे। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थान में आपको छूट दे सकते हैं। मान लो कोई कॉलेज खुल रहा है और ये कॉलेज मान लेते हैं कि हम लोग का सरकार कहती है 10 एकड़ में कॉलेज होगा, मुस्लिम खोल रहा है माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, तो हो सकता है इसका क्राइटेरिया 5 एकड़ ही हो। शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों को विशेष छूट दी जाएगी। सभी विद्यालय अगर हिंदू भारत में विद्यालय खोल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनको फुल एडमिशन का 25% फ्री करना होगा। लेकिन अगर ईसाई वही विद्यालय खोले हैं तो अनुच्छेद 30 कहता है कि ईसाई अल्पसंख्यक है, मिशन का स्कूल है, तो इसको फ्री नहीं करना, इसको पैसा लेने दीजिए। ये शैक्षणिक संस्थान में भी उसको थोड़ा सपोर्ट करना। तो देखिए अनुच्छेद 29 और 30 ये ओनली अल्पसंख्यकों के हित के लिए है। और बाकी अब तो 31 और 32 बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 31 सब लोग जानते हो, संपत्ति का अधिकार की बात है। और संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन इसके कारण कई जगह नेशनल हाईवे बनाने में, रोड बनाने में दिक्कत हो रही थी। और कई जगह रोड जा रहा है, किसी का संपत्ति है तो व्यक्ति कह रहा है कि मेरा यहाँ मौलिक अधिकार है, हम अपनी संपत्ति नहीं देंगे। तो सरकार इसमें धीरे धीरे सुधार की। और आपको हमने बताया कि जो 6ठा नंबर मौलिक अधिकार मेरा है, उसे आपको 44वें संविधान संशोधन, पिछले क्लास में भी आपको बोले थे, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और मौलिक अधिकार से हटाने के बाद इसको अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। और 300A में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कहा गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कहा गया कि कानून के अंतर्गत आपका अधिकार होगा। तो ये नहीं समझना कि संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया, कानून अधिकार है। आपकी सरकार जब चाहेगी आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन कानून अधिकार कहने का मतलब है कि उसके बदले में उचित मुआवजा देगी। ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ले लिया। मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार होता तो ले भी नहीं सकती। मूल अधिकार रहेगा तो सिर्फ आपदा में मार्शल लॉ में ले सकते हैं। और अगर कानूनी अधिकार कर दिए तो सरकार जब कानून बना देगी कि यहाँ से नेशनल हाईवे पार करेगा तो आपकी संपत्ति वहां लेगी, निश्चित लेगी। उसके लिए जितना मुआवजा तय करेगी उस पर आपको देना होगा। आपको ज्यादा मुआवजा चाहिए तो रोड जाम कीजिए, सरकार पर प्रेशर बनाइए, सरकार बढ़ाती है तो आपको मिलेगा। आपको कानून अधिकार है इस पर पैसा लेने का। तो 6ठा नंबर मौलिक अधिकार आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 44वें संविधान संशोधन से 1978 में हटा करके इसे मौलिक अधिकार से अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया और इसे कानून अधिकार बना दिया गया। और अब सबसे मजेदार आने वाला है 7वां नंबर मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। और इसी को हम लोग कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को हम लोग अनुच्छेद 32 में वर्णन किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा कि इसके बिना सारा अनुच्छेद बेकार है। हम इसमें एकदम उपचार कर दिए हैं कि कोई व्यक्ति को अगर मौलिक अधिकार छिनता है तो हम कुछ इसमें अनुच्छेद 32 में उपाय बताए हैं। और इसीलिए संवैधानिक उपचार का अधिकार हमारे भारतीय संविधान का आत्मा है, ये भीमराव अंबेडकर ने कहा। यहाँ पर 2 प्रश्न बहुत सुंदर उठते हैं और बच्चे भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आपको पूछा जाएगा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो निश्चित संवैधानिक उपचार नहीं माना, आंसर प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना में भी आपको हम पढ़ाए थे कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं। लेकिन इसी प्रश्न में अगर जोड़ देगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा, तो अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा। यानी अगर क्वेश्चन में अंबेडकर नाम लग जाएगा तो प्रस्तावना कभी नहीं मानना। संवैधानिक उपचार का अधिकार को ही संविधान का आत्मा अंबेडकर जी ने कहा। लेकिन अगर अंबेडकर लगा नहीं रहेगा, संविधान की आत्मा कौन है, तो प्रस्तावना होगा। अब तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कैसे उपचार होगा, किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को क्या पावर दिया गया है। तो इसमें 5 रिट की चर्चा चलेगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण से हम लोग शुरू करेंगे, परमादेश और बाकी सभी रिट की चर्चा